Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta August 2020 current affair compilation. We have already uploaded 3 videos for this compilation. If you have not watched them, please go and check the videos. So today we will start from the topics welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and the states and the performance of these schemes. So साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे एंड वीडियोस को शेयर भी करेंगे. सो ब्रूज काफ़ी टाइम से हम इसको देख रहे हैं, त्रिपुरा, मिजोरम इशूज़. सो ब्रूज रिजेक्ट रीसेटलमेंट साइट्स प्रोपोज्ड बाय त्रिपुरा नॉन ब्रूज. तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ब्रू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं बिकॉज दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मिजोरम. तो इनको जो साइट प्रपोज की गई थी वो की थी जॉइंट मूवमेंट कमिटी ने, जो कि एक अम्ब्रेला ग्रुप है नॉन ब्रूज का त्रिपुरा के अंदर. इशू ये है 21 जुलाई को जो जॉइंट मूवमेंट कमेटी है उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया त्रिपुरा गवर्नमेंट को कि वो 6 जगह जो हैं नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक तो पानी सागर एंड कंचनपुर, वहाँ पर इन ब्रूज को जो है वो सेटल करने के लिए अलाउ करेंगे क्योंकि एथनिक वायलेंस हुआ था मिज़ोरम के डाम्पा टाइगर रिजर्व के अंदर 1997 में एंड इसी वजह से इनको वहाँ से जाना पड़ा था. तो यही है कि 500 फैमिलीज़ हैं, इनको वहाँ पर मीन्स सेटल करा देते हैं. डिमांड ये है जो रीसेटलमेंट हो रही है 6500 फैमिलीज इन क्लस्टर फॉर एटलीस्ट 500 फैमिलीज एट ईच ऑफ द साइट्स ऑफ देयर चॉइस. नाउ 7 इन नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड 5 इन द एडजॉइनिंग धलाई डिस्ट्रिक्ट. तो डिमांड अब ये यही कर रहे हैं कि जो मतलब रीसेटलमेंट जो हो रही है इनकी वो कुछ इन डिस्ट्रिक्ट्स में कराई जाए, धलाई के अंदर एंड नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर. एंड जो साइट्स जेएमसी ने प्रपोज की हैं वहाँ पर रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हॉस्पिटल, स्कूल एंड बाकी फैसिलिटीज़ से काफ़ी दूर हैं. तो ब्रूज जो हैं उन्हें ब्रूज रियांग्स भी कहते हैं. ये त्रिपुरा, असम, मणिपुर एंड मिज़ोरम के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर आते हैं एंड मिज़ोरम के अंदर इनको इसीलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि ये स्टेट के इंडिजीनियस नहीं हैं. परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? जनवरी 2020 में भी एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन हुआ था कि ब्रू रिफ्यूजी इशू को परमानेंटली सॉल्व करते हैं. त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये जो 23 साल पुराना ब्रू रियांग रेफ्यूजी है क्राइसिस है इसको सॉर्ट आउट करते हैं. तो इस एग्रीमेंट के अंदर सेंटर ने कहा था कि 600 करोड़ रुपीज़ वो देंगे. ब्रू ट्राइब्स को लैंड दिया जाएगा त्रिपुरा में रहने के लिए. फिक्स डिपॉजिट भी दी जाएगी 4 लाख की एंड जो ये अमाउंट है वो 2 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं. हर डिस्प्लेस्ड फैमिली को 40 × 30 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्लॉट भी मिलेगा. इसके अलावा हर फैमिली को 2 साल तक हर महीने 5000 रुपीज़ भी मिलेंगे. एग्रीमेंट ने ये भी हाईलाइट किया कि हर डिस्प्लेस्ड फैमिली को फ्री राशन भी दिया जाएगा 2 ईयर्स के लिए एंड 1.5 लाख रुपये भी दिए जाएंगे ताकि वो अपने घरों को बना सकें. सो ये आपका एरियाज़ हैं, ये आप देख सकते हैं. ये आपका त्रिपुरा है, दिस इज़ योर त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर एंड दिस इज़ योर असम. तो यहाँ पर इनको क्या कराने की बात हो रही है? सेटलमेंट कराने की बात हो रही है. देन देखिए लोक अदालत हेल्ड ऑनलाइन. तो फर्स्ट टाइम इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री जो आपका DSLSA है, दैट इज़ दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इन्होंने ई लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज़ की ताकि पार्टीज़ के बीच में मीडिएशन कराया जा सके. तो ई लोक अदालत के अंदर एक ऑनलाइन लिंक जो है वो सेंड करेगी सामा एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो इसीलिए बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ताकि डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नाउ इस सेटलमेंट को फॉलो करते हुए एक OTP उनके पास आएगा एंड कन्फर्मेशन होने के बाद डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा. तो 77 बेंचेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं जहाँ पे 5838 केसेस वर डिस्पोज्ड ऑफ पर्टेनिंग टू वेरियस कैटेगरीज एंड उसका जो अमाउंट भी इसको ध्यान रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है कि 46.28 करोड़ का अमाउंट है. ध्यान ये रखिएगा लोक अदालत क्या होती है. तो लोक अदालत एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है जहाँ पर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं या जो केसेस होते हैं अगर वो प्री लिटिगेशन स्टेज के अंदर या कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेंडिंग पड़े हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है. सो क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है कि हमें
हमें जस्टिस देनी है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें तो आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि जो डिप्राइव्ड एंड जो वीकर सेक्शंस हैं उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल नंबर 14 एंड 22 सबसेक्शन 1 में भी लिखा हुआ है कि स्टेट के लिए कंपलसरी है कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ का ध्यान रखें। नाउ आपके स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, आपका जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 है वो इन लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस देता है, क्योंकि एक्ट बना हुआ है तो स्टैट्यूटरी स्टेटस है। फाइनल अवार्ड, जो भी लोक अदालत डिसीजन देती है वो वर्डिक्ट ऑफ सिविल कोर्ट के बराबर ही होता है एंड बाइंडिंग भी होता है। वो अपील भी नहीं कर सकते अगेंस्ट द वर्डिक्ट मेड बाय लोक अदालत। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन है एंड इफ बट दे आर फ्री, मीन्स अगर वो लिटिगेशन स्टार्ट करना चाहते हैं अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन के थ्रू तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट येस, जो लोक अदालत कहेंगे वो कहना उनको मानना पड़ेगा। बट इफ़ दे आर नॉट रेडी टू विल एक्सेप्ट दैट फिर वो क्या करेंगे, मतलब दोबारा से कोर्ट के अंदर जा सकते हैं एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। लोक अदालत क्योंकि फ्री एंड लीगल एड प्रोवाइड करनी है तो कोई कोर्ट फीस इन्हें नहीं देनी होती। कौन से केसेस आते हैं, कोर्ट के आगे कोई भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ हो या कोर्ट के सामने ही नहीं आया है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। देन देखिए पीएम स्वानिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा क्योंकि जो ये लास्ट के कुछ मंथ के करंट अफेयर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ड्यू टू कोरोना वायरस ऑल्सो एंड मे बी ड्यू टू पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्ज़ाम, सो प्लीज़ आप जून, जुलाई, अगस्त के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करिए। देन देखिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये अनाउंस किसने की है, ये आपकी लॉन्च की है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, इसको ध्यान रखिएगा। एंड इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ, सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। एंड जो सिडबी है वही इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी होगी। जो क्रेडिट दिया जाएगा वो किसके थ्रू दिया जाएगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के थ्रू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सिडबी के साथ मिलकर, सिडबी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, क्रेडिट दिया जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME के थ्रू। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनियन हाउसिंग एंड जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि 5 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं अंडर पीएम स्वानिधि स्कीम, जिसमें से 1 लाख लोन जो है वो ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए हैं। तो इस स्कीम के अंदर क्या था कि 10,000 रुपये करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन के तौर पर दिए जाएंगे जिनका बिजनेस 24 मार्च 2020 से पहले ही चल रहा था। ये स्कीम मार्च 2022 तक वैलिड है। सिडबी इसका टेक्निकल पार्टनर है। क्रेडिट जो दिया जाएगा वो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME के थ्रू दिया जाएगा। ओके, इस स्कीम के अंदर 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। एंड अगर पहले से ही मींस लोन का रीपेमेंट जल्दी हो जाता है तो इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी 7% की, और वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू बैंक अकाउंट में आ जाएगी। एंड अगर अर्ली रीपेमेंट करते हैं तो कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। ये स्कीम किसके लिए है, वेंडर्स के लिए, हॉकर्स के लिए, ठेली वालास के लिए, रेडी वालास के लिए, थैलीफाड़ वालास के लिए। ओके, ज़रूरत किस लिए है, ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि उनकी लाइफ, उनकी लाइवलीहुड, उनकी जो डेली अर्निंग्स थी वो अफेक्ट हुई रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। उनका कैपिटल बेस इतना मजबूत नहीं होता, उनकी सेविंग सारी कंज्यूम हो चुकी हैं, सो दे नीड रिवाइवल। सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। देन देखिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। सो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अटल बीमित उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। इसे लॉन्च किसने किया, देखिए बीमित मतलब क्या होता है, बीमा लेना। तो बीमा किसने लॉन्च किया है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस ने 2018 में इसको लॉन्च किया गया था कि उन लोगों को सपोर्ट करना है जिनका जॉब जो है वो छूट गई हैं या जो जॉबलेस हो गए हैं किसी भी कारण की वजह से, चाहे एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न में चेंज हो उसकी वजह से। सो दैट्स वाई नाउ लेटेस्ट चेंजेस क्या किए गए हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टेट इंश्योरेंस लेने का, उसमें कुछ छूट दी गई है कि जो रिलीफ, जो पेमेंट ऑफ रिलीफ है दैट हैज़ बीन इनहेंस टू 50% ऑफ एवरेज ऑफ वेजेस फ्रॉम अर्लियर 25% ऑफ वेजेस। मीन्स पहले 25% वेजेस लेते थे, अब 50% वेजेस तक क्या है रिलीफ है, तो एकदम ही डबल कर दिया है अप टू 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
पहले जो रिलीफ था वो मिलता था बिकमिंग पेबल 90 डेज, जब बेरोज़गार हो जाते हैं तो उसके 90 दिन के बाद, लेकिन अब जो पेमेंट हो जाएगी वो 30 डेज़ के बाद ही हो जाएगी। देन देखिए जो इंश्योर्ड पर्सन होगा वो क्लेम डायरेक्टली भी कर सकता है ईएसआई ब्रांच ऑफिस के अंदर जाकर, एंड पहले जो लास्ट एम्प्लॉयर जो होते थे वो फॉरवर्ड कराते थे, ठीक है, लेकिन अब ये इशू नहीं होंगे। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स बिफोर हिज और हर एन एम्प्लॉयमेंट, एंड कंट्रीब्यूट किया हो, मतलब 78 डेज कम से कम काम किया हो। देन देखिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ने 44% जंप पाया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रोज़गार इसके अंदर मिला है। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सब ने लॉन्च नहीं किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमएसएमई ने लॉन्च किया है। देन देखिए 2008-9 में इसे लॉन्च किया गया था। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जिसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ये प्रमोट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देगी आपको 35% तक, अगर आप लोन लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक का एंड सर्विसेज सेक्टर में 10 लाख का। नाउ इम्प्लीमेंटेशन इसकी कौन कराती है? KVIC, दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। स्टेट लेवल पे स्टेट KVIC हैं, स्टेट KVI इंडस्ट्रियल बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हैं। कौन एलिजिबल है? कोई भी पर्सन जो 18 ईयर से अबव एज का हो, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर हो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, कोई भी प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट्स भी। नाउ सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स ही कंसीडर किए जाएंगे एंड जो एग्जिस्टिंग यूनिट जिन्हें ऑलरेडी सब्सिडी ली हुई है जिन्होंने, उन्हें अब वो एलिजिबल नहीं है। देन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट के सब ग्रुप्स हो सकते हैं SC और ST के अंदर। तो एक 5 जज बेंच ने कहा कि स्टेट चाहें तो क्लासीफाई कर सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इन द सेंट्रल लिस्ट एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जो वीकेस्ट हैं वीक में से उनको मदद की जाए। तो ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 ऑफ पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 2006 इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि लीगल प्रोविजन ये कहता है कि 50% जो रिजर्व शेड्यूल्ड कास्ट सीट्स हैं स्टेट के अंदर वो बाल्मीकीज एंड मजहबी सिख्स को दिए जाए। नाउ सब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसीलिए है ताकि इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो रिजर्वेशन से क्रिएट हो गई हैं रिजर्व्ड कास्ट के अंदर ही। एक क्लास स्ट्रगल चल रहा है रिजर्व्ड क्लास के अंदर ही। तो ये क्लियर है कि कास्ट, ऑक्यूपेशन एंड पॉवर्टी ये एक दूसरे से गुथी हुई चीज़ें हैं। जब तक एक भी चीज़ रहेगी बाकी दो चीज़ें भी नहीं सुधरेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर के साथ कंसल्ट करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ कंसल्ट करके किसी भी कास्ट, रेस, ट्राइब या किसी भी पार्ट ऑफ ग्रुप को विद इन कास्ट और रेसेस के अंदर भी शेड्यूल्ड कास्ट बता सकते हैं। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 पास करना होता है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर जो है उसे मॉडिफाई करना पड़ता है। आर्टिकल 341 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून के थ्रू किसी भी ग्रुप को इंक्लूड एंड एक्सक्लूड भी कर सकती है शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट से। ध्यान रखिएगा, अभी जैसे हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेड्यूल्ड कास्ट से बाहर क्या लिस्ट से पार्लियामेंट निकाल सकती है या नहीं। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 341 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है। एंड आप भी आई थिंक जो क्वेश्चन सीरीज़ हैं वो कर रहे होंगे, तो आप बताएं कि आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि अभी तो क्या रहता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग द सीरीज़ एंड मेरे जो मार्क्स हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ क्योंकि एक ही सीरीज़ कर रही हूँ तो उसमें मुझे बस एक ही टाइप के एग्ज़ाम्स नज़र आ रहे हैं। आप कौन सी सीरीज़ कर रहे हैं एंड आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसको बताइए, फिर मैं कोई अलग से वीडियो भी बनाऊँगी कि अगर हम उसके लिए साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्क्स को बढ़ाया जाए, किस तरीके से नेगेटिव्स को कम किया जाए। बाकी आई थिंक सॉल्यूशन यही है कि बार बार रिवीजन करें एंड
जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी बार बार रिवाइज करें। आई थिंक दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो काफ़ी सारी गलतियां हम उसके अंदर करते हैं। करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चंस मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बट आई थिंक मैंने गलती ये कर दी कि जो क्वेश्चन Now we will read about particularly vulnerable tribal groups। तो 56 इंडिविजुअल्स में से 10 इंडिविजुअल्स जो कि ग्रेट अंडमानीज ट्राइब को बिलोंग करते हैं, एक पीवीटीजीज है, मीन्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उन्हें पॉजिटिव पाया गया, जिसकी वजह से जो आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने टेस्टिंग की ओंगे, लिटिल अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज एंड जरावाज की भी। तो पीवीटीजीज वो लोग होते हैं जो कि ट्राइबल ग्रुप्स में भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनका पॉपुलेशन घट रहा है, कम लिटरेसी लेवल है, अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, बैकवर्ड है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी कम है। नाउ 1973 में ढेबार कमीशन थी जिन्होंने प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स क्रिएट किए थे एज ए सेपरेट कैटेगरी, मीन्स जो कम डेवलप्ड हों अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। 1975 में 52 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए थे, देन 1993 में 23 ग्रुप्स और आइडेंटिफाई किए गए, फिर हो गए टोटल 75। ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है। 75 लिस्टेड पीवीटीजीज में से सबसे ज़्यादा जो आपको पीवीटीजी मिलेंगे वो मिलेंगे उड़ीसा के अंदर, देन आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका नाम प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप से बदलकर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रख दिया था। इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है डेवलपमेंट के लिए, इनकी स्कीम्स को डेवलपमेंट करने के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। इसके लिए कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट एनुअल प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ये आर्टिकल 275 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड उनकी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, काम करेगी। नाउ वी विल रीड अबाउट एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो जो फाइनल लिस्ट है वो 31 अगस्त को पब्लिश की गई। 19 लाख जो एप्लीकेंट्स थे वो मीन्स बाहर रह गए, एंड ऑन गोइंग जो कोविड-19 का क्राइसिस एंड जो फ्लड्स वो भी बीच में ही आ गए। तो रिजेक्शन स्लिप्स क्या होती हैं? रिजेक्शन स्लिप्स उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है जो एनआरसी से बाहर निकाल दिए गए हैं, एंड अब वो अपील करेंगे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के अंदर। फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो इन सस्पेक्टेड फॉरेनर्स का फेट मीन्स उनकी किस्मत डिसाइड करेगी। ये स्लिप्स जो है वो रीज़न बताएगी कि क्यों इन्हें एक्सक्लूड किया गया है, एंड जो स्टेट एनआरसी ऑफिस है वो रिजेक्शन स्लिप्स को भी इशू करेगा। एनआरसी लिस्ट होती है इंडियन सिटीजन्स की, 1951 में प्रिपेयर की गई थी। 1951 का सेंसस देखकर आसाम में भी ली गई एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2013। नाउ जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है एंड आसाम का अकॉर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग जो केसेस हैं माइग्रेशन जो बांग्लादेश से हुए उसके केसेस वगैरह देखने के लिए ये बनाई गई। Now let's read about some issues related to development and management of social sector services relating to health, education and human resources। तो यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी ब्रीफ ऑन पैंडमिक इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, तो ये हमने लास्ट मंथ भी आई थिंक पढ़ा था। तो यूनाइटेड नेशन ने एक ब्रीफ मीन्स पॉलिसी सामने लेके आए हैं कि किस तरीके से इस पैंडमिक की वजह से एजुकेशन पर असर पड़ा। 1.6 बिलियन लर्नर्स जो हैं वो इससे अफेक्ट हुए हैं। बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ आई हैं, खास करके जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो बुरे तरीके से हिट हुई हैं। 24 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो मीन्स रिस्क है कि वो स्कूल नेक्स्ट ईयर भी आएंगे या फिर नहीं आएंगे ड्यू टू इकोनॉमिक फॉल आउट। गर्ल्स एंड जो यंग वीमेन हैं वो डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड हुई क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल टू चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी एंड ऑल इशूज़। लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है? तो सिमुलेशंस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द मीन्स जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कंट्रीज, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट दैट इज पीसा, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म। लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? 72% जो स्टूडेंट्स हैं मीन्स दे विल हैव टू बी ड्रॉप्ड आउट और दे विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। एंड इकोनॉमिक लॉस $16,000 का अराउंड बताया जा रहा है। ठीक है, ये तो बढ़ेगा ही। इंक्रीज फाइनेंशियल गैप भी बढ़ेगा। नाउ क्या करने की ज़रूरत है? बजट इस तरीके से बनाना होगा कि प्रोटेक्ट एंड इनको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा।
नाउ व्हाट इज़ द न्यू टिक बोर्ने वायरस? तो ये आपका चाइना के अंदर पाया गया है. दिस इज सेवरे फीवर विद थ्रोम्बोक्टोपेनिया सिंड्रोम. ये जो डिसीज़ है ये ह्यूमंस तक आती है थ्रू टिक बाइट्स, एंड इसका जो फैटेलिटी रेट है वो अभी 16 and 30% है. एंड इसको लिस्ट किया गया है टॉप 10 प्रायोरिटीज डिसीजेस के अंदर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब इसने लोगों को अफेक्ट किया हो, बल्कि ऐसे भी काफ़ी केसेस पहले से ही हो चुके हैं. SFTS वायरस क्या होता है? दैट इज सेवरे फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस. ये एक बुन्या वायरस फैमिली को बिलोंग करता है एंड ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू टिक बाइट्स. इस वायरस को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था टीम ऑफ रिसर्चर्स ने इन चाइना. कैसे फैलता है? एक एशियन टिक दैट इज हेमाफिसैलियस लॉन्गिकॉर्निस इसका प्राइमरी वेक्टर है, करियर है एंड इसका वायरस है. ठीक है, ये जो वायरस है वो ह्यूमन तक आ जाता है एनिमल से भी, गोट, कैटल, डियर, शीप. तो ये पूछे जाते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन है या एनिमल टू ह्यूमन है, तो ये एनिमल टू ह्यूमन है. सिम्टम्स क्या होने लगेंगे? फटीग, फीवर, ये सब होने लगेगा एंड 13 डेज के बाद. कैसे ट्रीट किया जा सकता है? एक एंटीवायरल ड्रग रिबावायरिन आती है जो कि इसको ठीक कर सकती है. देन देखिए फ्लोरोसिस. तो फ्लोरोसिस इसका जो साइंटिस्ट हैं कहाँ के हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के. इन्होंने एक इक्विपमेंट फ्री फ्लोराइड आयन डिटेक्शन बनाया है कि किस तरीके से नेक्ड आई से भी ड्रिंकिंग वाटर को डिटेक्ट किया जा सकता है. तो ये नॉन एक्सपर्ट्स ने बनाया है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसको जो नॉन एक्सपर्ट्स हैं वो भी ऑपरेट कर सकते हैं, बनाया नहीं, ऑपरेट कर सकते हैं. कैसे काम करेगा? इसके अंदर एक पुश पुल क्रोमोफेयर होगा जिसके अंदर 2 and 3 डी सब्सटीट्यूटेड 1, 1, 4, टेट्रासाइनो 1, 3 ब्यूटाडीनीज. ठीक है, ये कलर चेंज करेंगे जब इनके पास फ्लोराइड आयन मीन्स इनको एक्सपोजर मिलेगा. तो ये कुछ इस तरीके का है. ठीक है, इसको आप एक बार खुद रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. फ्लोरोसिस क्या होता है? फ्लोरोसिस आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, इनके जो दांत हैं, टीथ जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं. तो फ्लोराइड्स जो होते हैं वो हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ पर फ़र्क डालते हैं. ओके, इससे डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो सकता है. ये आप देख सकते हैं इनका जो शरीर है बिल्कुल ख़राब हो गया है. जब पानी के अंदर जो फ्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 mg/L से ज़्यादा हो जाए तो तब ये हो जाता है. देन अफ्रीकन स्वाइन फीवर. तो ये मेघालय के अंदर फैल गया है. 17,000 से भी ज़्यादा पिग्स जो हैं वो इस डिसीज़ से गुजर रहे हैं. ठीक है, ये हमने कई बार किया है क्योंकि वहाँ पे जो पिगरी है वो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक कॉन्टेजियस, एक एनिमल डिसीज़ है. सबसे पहले अफ्रीका में ढूंढी गई थी एंड मीन्स इसकी जो मोर्टेलिटी है वो 100% के बराबर है. ह्यूमन बींग्स के लिए अभी खतरा नहीं है क्योंकि एनिमल्स टू एनिमल ही फैलती है. ठीक है, देन हम पढ़ते हैं अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स. तो या दैट इज़ अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स. ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इनिशिएटिव है. ठीक है, तो रैंकिंग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस का, तो MHRD से ही रिलेटेड होगा. ये सभी यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशंस को रैंक करेंगे. 6 इनके पैरामीटर्स होंगे, जैसे किस तरीके का इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, कितना बजट खर्च किया जा रहा है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देखेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्टार्टअप्स वगैरह देखेंगे. ठीक है, रैंक जो है वो 2 कैटेगरीज में है. एक है पब्लिकली फंडेड एंड एक है प्राइवेट या फिर सेल्फ फाइनेंस. तो पब्लिकली फंडेड जो हैं वो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हों. तो एंड प्राइवेट के अंदर वही जो प्राइवेट या फिर सेल्फ फाइनेंस हो. तो पहली बार जो एरिया 2020 है वो स्पेशल प्राइस कैटेगरी फॉर वुमेन के लिए भी इंक्लूड करेगा. ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये 6 सब कैटेगरी होगी. टॉप परफॉर्मिंग ध्यान रखिएगा. IIM मद्रास जो है वो उसने मींस नेशनल इम्पॉर्टेंस की कैटेगरी में टॉप किया है. इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉप किया है. गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के अंदर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने, सेल्फ फाइनेंस्ड के अंदर कलिंगा इंस्टीट्यूट ने, सेल्फ फाइनेंस्ड प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस के अंदर ये यूनिवर्सिटी है. कॉलेज के अंदर वारंगल का SR इंजीनियरिंग कॉलेज एंड विमेन के लिए तमिलनाडु को फर्स्ट रैंक मिली है.
नाउ व्हाट इज़ वैक्सीन नेशनलिज्म, अगेन काफ़ी बार कर चुके हैं हम ये। ऐसा मीन्स सिचुएशन होता है जब कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से अपने सिटीजन्स के लिए वैक्सीन लेने के लिए दूसरी कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि सारा जो आपका वैक्सीन है वो हम खरीदेंगे। तो ये एक प्री परचेज एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के बीच में। ये न्यू नहीं है। 2009 में भी जब H1N1 फ्लू पैंडेमिक हुआ था तो जो US थी उन्होंने अकेले ही 6 लाख डोजेस खरीद लिए थे। तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि इससे देखिए इक्विटेबल एसेस तो सबको मिल नहीं पा रहा है। जो डिसएडवांटेज्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए नुकसान होता है। एंड ये जो पॉपुलेशन है खास करके जो ग्लोबल साउथ है मीन्स उन लोगों को जो वैक्सीन्स हैं वो नहीं पहुंच पाती। क्या करना होगा, WHO है वो मतलब इन नेगोशिएशंस को कोऑर्डिनेट करे, इक्विटी प्रोवाइड करे, अफोर्डेबल हों वैक्सीन्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। अभी कोविड-19 की वजह से जो इक्विटेबल एंड ब्रॉड एसेस बढ़ाना है तो कोएलिशन हुई है फॉर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन एंड गवी, ठीक है, जो कि एक इनिशिएटिव के साथ आए हैं, दैट इज़ कोवैक्स फैसिलिटी। नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट आर द सेरो सर्वे रिजल्ट्स इन इंडिया इम्प्लाई। तो सेरो सर्वेज जो हैं वो किए गए अलग अलग सिटीज़ के अंदर, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई एंड पुणे के अंदर, कि कोविड-19 जो है वो और भी ज़्यादा फैला हुआ है जितना कि वायरस टेस्ट शो कर रहे हैं। पुणे में ये 51% से भी ज़्यादा है, हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है। दिल्ली के अंदर जो एक्चुअल स्प्रेड है वो 40 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इतना शो नहीं हो रहा है। सेकेंड सर्वे के अंदर भी जो दिल्ली है 29% के पास एंटीबॉडीज़ हैं। मुंबई में 40% जो है वो इन्फेक्टेड पाए गए। कुछ की टेक अवेज है फाइंडिंग्स के कि असिम्टोमेटिक केसेस है, मींस काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास सिम्टम्स ही नहीं आए। देन इन एडिक्वेट टेस्ट्स जो हैं वो किए गए, मींस एडिक्वेट टेस्ट नहीं हुए। तो क्या ये एक हर्ड इम्यूनिटी है? तो साइंटिस्ट ने मींस चिताया है एक तरीके से कि रिजल्ट्स को इंटरप्रेट मत कीजिए कि कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, ये मींस न्यूट्रलाइजिंग एंड प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ को ये जो सेरोलॉजिकल सर्वेज है ये नहीं देखते। तो हर्ड इम्यूनिटी वुड जो साइंटिस्ट है उन्हें नहीं पता कि किस लेवल ऑफ इन्फेक्शन के अंदर जो हर्ड इम्यूनिटी है वो अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करे। तो एडिक्वेट टेस्टिंग ज़रूरी है, टाइमली आइसोलेशन भी ज़रूरी है। तो सेरो सर्वे क्या होता है? सेरो सर्वे के अंदर ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं एंड देखा जाता है कि क्या पर्सन जो है वो नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, एंड अगर इन्फेक्टेड है तो किस वायरस से है, क्या पहले भी था, एंड फिर एंटीबॉडीज़ भी आइडेंटिफाई की जाती हैं। नाउ व्हाट इज़ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, विच रोल्स आउट अ नेशनल हेल्थ ID फॉर एवरी इंडियन। एंड ये जो स्कीम है ये एक पायलट लॉन्च के साथ सामने आई इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ये एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है जहाँ पे हर इंडियन सिटीज़न के पास यूनिक हेल्थ IDs होती हैं, डिजिटाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, एंड इससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी भी आती है। ये जो नई स्कीम है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आएगी। 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, जैसे कि हेल्थ ID होगा, डिजी डॉक्टर होगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी एंड ऑल। एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनेगी। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हेल्थ ID, डिजी डायरेक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ये सब मेंटेन करेगा। प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक हेल्थ ID कार्ड बनाया जाएगा। ओके 2018 में जो नीति आयोग प्रपोजल था वो यही था कि एक अच्छा सा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनाया जाए एंड ये देखा जाए कि नेशनल हेल्थ स्टॉक कितना है। नाउ व्हाट आर ग्लैंडर्स? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल बॉडीज से कहा है, पूछा है कि वो जो ग्लैंडर्स डिसीज़ है उसके स्प्रेड को रोकें। ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती है क्योंकि एक एप्लीकेशन फाइल की थी पीटा ने, दैट इज़ पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने, दैट इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस कंटेजियस डिसीजेज इन एनिमल एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, एंड नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ ग्लैंडर्स। ये किसके अंदर पाया जाता है? हॉर्सेस के अंदर, म्यूल्स के अंदर, पोनीज के अंदर एंड डंकीज के अंदर। ग्लैंडर्स एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है बुरखोल्डेरिया मैली। ठीक है, कौन इन्फेक्ट हो सकते हैं? खास करके हॉर्सेस, देन डंकीज, म्यूल्स एंड गोट्स, डॉग्स, कैट्स ये सब हो सकते हैं। ह्यूमंस को भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, ये इनहेल्ड भी हो सकता है थ्रू इन्फेक्टेड एरोसोल्स।
फीवर हो जाएगा, मीन्स दर्द होने लगेंगे, चेस्ट पेन होने लगेगा, टाइटनेस आ जाएगी, सर दर्द होगा। ओके, देन यूकेज ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम। तो कोविड-19 की इकोनॉमिक रिकवरी से के लिए यूके गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है 8 जुलाई को। एंड इस स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मील्स को सब्सिडाइज करेंगे एंड जो डिस्काउंट होगा वो GBP 10 पर हेड होगा एंड मीन्स डज नॉट अप्लाई टू टेक अवे और इवेंट कैटरिंग। कोई भी मिनिमम स्पेंड या कोई लिमिट नहीं है कि कितने टाइम्स कस्टमर इस ऑफ़र को ले सकते हैं। ये पैंडमिक की वजह से ही हुआ है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये जो स्कीम है काफ़ी जल्दी और मतलब अनाउंस कर दी है, ये हर किसी को बेनिफिट कर देगी बिना उनकी इनकम देखे हुए। तो जो हायर इनकम हाउस होल्ड्स हैं वो रेस्टोरेंट में वापस आने लगेंगे। देन इन्फेक्टिंग मॉस्किटोज विद बैक्टीरियम वॉलबाचिया कर्ट्स डेंगू स्प्रेड। तो एक रिसेंट स्टडी है कि जो वॉलबाचिया मेथड है उससे जो डेंगू फीवर है उसको कम किया जा सकता है। तो ये वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम मोनाश यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया में किया गया एंड इन्होंने टेस्ट किया ये योग्याकर्ता इंडोनेशिया के अंदर कि जो डेंगू का इफेक्ट है वो 77% तक कम हो सकता है, क्योंकि इससे एडिस एगाइप्टी जो मॉस्किटो स्पीशीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेंगू के लिए, उसके से बचा सकता है वॉलबाचिया जो कि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। क्योंकि ये थ्योरी है कि ये मॉस्किटो सेल्स को रेप्लिकेट नहीं होने देगा। देन देखिए डेंगू एक वायरल डिसीज़ है, एंडेमिक है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। इंडिया के अंदर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इससे हर साल 100 से लेके 400 मिलियन डेंगू इन्फेक्शंस होते हैं। नाउ अफ्रीका डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो। सो दिस इज़ समथिंग गुड न्यूज़ कि अफ्रीका जो है वो वाइल्ड पोलियो से फ्री हो गया है एंड अब सिर्फ वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस ही अफ्रीका के अंदर रहेंगे। ओके, नाइजीरिया जो है वो लास्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि अफ्रीका मतलब वाइल्ड पोलियो से फ्री हुई है। अभी भी वाइल्ड पोलियो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर है। एंड वाइल्ड वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस क्या होता है, मींस एक ऐसा पोलियो वायरस जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर आता है एंड टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है एंड ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है एंड एक नेचुरली अकरिंग वायरस की तरह हो जाता है। तो अब ये ख़त्म हो गया है। देन देखिए यूएन की गाइडलाइंस की जो डिसेबल्ड हैं उनको भी सोशल जस्टिस का अधिकार है। उन्होंने ये 10 प्रिंसिपल्स दिए, सभी गुड प्रिंसिपल्स हैं कि लीगल कैपेसिटीज़ हों या फिर जिनको डिनाई कर दिया जाए, यूनिवर्सली एसेसिबल हो सभी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, फिर चाहे कोई चिल्ड्रन हो, सबके पास राइट टू एसेस है लीगल नोटिस का एंड फ्री एंड अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस मिलेगी। तो ये 10 पॉइंट्स हमने काफ़ी बार रीड किए हैं, एक बार आप इनको खुद पढ़ लीजिएगा, ईजी हैं। यूएन कैसे डिफाइन करता है किसी भी पर्सन को डिसेबल, तो 2007 में इसे अडॉप्ट किया था कि वो पर्सन जिनके पास लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या फिर इम्पेयरमेंट हो एंड जिसकी वजह से वो मीन्स अच्छे तरीके से फुल पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं सोसाइटी के अंदर, वो डिसेबल हैं। यूएन के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 2.4% मेल्स एंड 2% फीमेल्स जो हैं वो डिसेबल्ड हैं। यूएस के अंदर जो डिसेबिलिटी प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड फीमेल्स के अंदर 12.9%, मेल्स के अंदर 12.7%, यूके के अंदर भी 22.7 है एंड मेल्स के अंदर 18.7 है। सो इसके अंदर इंडिया फिर भी बेटर है। ओके, सो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटाइज करने जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंक्शनिंग को, ताकि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो और अच्छा बने। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर चार्टर। ठीक है, टैक्स पेयर चार्टर ध्यान रखिएगा। टैक्स पेयर चार्टर का मतलब ये है कि जो फैसिलिटी है फेसलेस, टैक्स पेयर चार्टर का मतलब मैं अभी आपको पहले बताती हूँ, पहले ये पढ़ते हैं कि जो फेसलेस अपील की जो फैसिलिटी है वो 25 सितंबर से मिलने लगेगी। आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग ही ये किया गया है। ओके, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मीन्स थोड़ी कम हो जाएगी। जो लेटेस्ट लॉज हैं वो यही है कि टैक्स सिस्टम का जो लीगल बर्डन है उसे कम किया जाए, क्योंकि जो फाइलिंग केसेस हैं वो 2 करोड़ तक होती हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड 1 करोड़ फिक्स की गई है हाई कोर्ट के लिए। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, विवाद से विश्वास स्कीम, टैक्स लैब्स को रैशनलाइज किया गया है क्योंकि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें एंड प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू शेयर द वीडियोज़ एज वेल। आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल। सो थैंक यू सो मच।